हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्रीन अनपैक। आज मैं इस वीडियो के अंदर पाताल लोक वेब सीरीज के आखिरी 4 पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि मैं पिछले वीडियो पर अधूरा छोड़ा था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट बिगिन। अब 5th एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक के अंदर उस दिन को दिखाया जाता है जिस दिन जमनापार पुलिस स्टेशन पर अंसारी का पहला दिन था और विर्क उसे हाथीराम के अंदर ट्रेनिंग में डालता है, जहां पर हाथीराम सिर्फ एक बात कहता है कि मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि ये मेरे जैसा ना बने, मतलब कि इसका किस्मत मेरे जैसा ना हो। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो नागालैंड के सारे पुलिस वाला और मेघना सभी मिलके अंसारी के मर्डर स्पॉट पर आते हैं, जहां पर मेघना जब उसकी बॉस को बताता है कि अंसारी ने उसे बैकअप के लिए कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाया, तो उसकी बॉस बताता है कि वो आप भूल जाओ कि उसने तुम्हें कॉल किया था। खैर, यहाँ पर पुलिस को तो अंसारी का बॉडी मिल चुका था पर रोज लिजो अभी भी गायब थी और इधर हम थॉम के बॉडीगार्ड को भी देखते हैं जो कि रोज लिजो को ढूंढ रहा था, पर रोज लिजो किसी का भी हाथ नहीं लगता। दूसरी तरफ अब अंसारी के बॉडी को दिल्ली भेज दिया जाता है और उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करते वक्त हाथीराम का तो आंसू नहीं रुक रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले तक दोनों एक साथ थे पर अब अंसारी नहीं रहा। खैर, अब अंसारी का फैमिली का कोई नहीं आया था, इसीलिए हाथीराम और बाकी सारे पुलिस वाले मिलके अंसारी का अंतिम कार्ड करने का फैसला करते हैं और उसी वक्त अंसारी का वो बॉयफ्रेंड उजेर भी वहाँ पर आता है और हाथीराम उसे अपने साथ बिठा लेता है, पर वो अंसारी के बॉडी के सामने ज्यादा देर तक नहीं रह पाता, बीच रास्ते पर ही गाड़ी से उतर जाता है। अब दूसरे दिन हाथीराम के ऊपर इंक्वायरी बिठाया जाता है, जहां उससे बहुत सारा सवाल किया जाता है, जैसे कि नागालैंड बिजनेस समिट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और तुम दोनों एक साथ गए थे तो किसके परमिशन से तुम केस खत्म होने से पहले एक घर वापस आ गए थे। जहां पर हाथीराम बताता है कि एसीपी अंसारी ने मुझे खुद परमिशन दिया था घर जाने के लिए, जिस पर वो लोग बोलता है कि मरने वाले पे तो इंक्वायरी नहीं बिठा सकता ना, और फिर यहाँ पर हाथीराम चुप हो जाता है। अब दूसरी तरफ अंसारी का वो दोस्त उजेर हाथीराम को एक महंगी विस्की का बोतल देता है जो उसने अंसारी को देने वाला था, पर अंसारी तो अब नहीं रहा, इसीलिए वो उस बोतल को हाथीराम को ही देता है। और रात को हाथीराम जब घर पर वापस आता है तो देखता है कि उसका साले सब आए हुए थे और वो हाथीराम को बोल रहे थे कि पुलिस की नौकरी में इतना रिस्क है, इसीलिए पुलिस की नौकरी छोड़ के वो भल्ला के पास सिक्योरिटी की जॉब करने के लिए, जिससे चौधरी भड़क जाता है और वो उसके साले साहब को घर से निकाल देता है और साथ ही साथ उसकी बीबी को भी बहुत डांटता है और कहता है कि तुम्हारे कहने पर अगर मैं घर वापस नहीं आया होता तो शायद अंसारी आज जिंदा होता। अब अगले दिन ध्रुव मालिक की कॉल रिकॉर्ड्स देखकर हाथीराम को पता लगता है कि मर्डर के रात को ध्रुव मालिक नागालैंड सदन के पास ही था, इसीलिए वो पासी के एक सोसाइटी में सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहां पर उस रात को नागालैंड सदन के बाहर ध्रुव मालिक और रोज लिजो साफ दिख रहा था। इसीलिए ध्रुव मालिक से सारा सच उगलवाने के लिए हाथीराम और विर्क मिल के ध्रुव मालिक के घर पर जाता है और उस दिन उसकी शादी भी हो रही थी और हाथीराम को देखते ही ध्रुव मालिक वहां से भागने लगता है, पर ये लोग उसे पकड़ लेता है और पूरी कहानी को एक्सप्लेन करने को बोलता है। तो ध्रुव बताता है कि दरअसल मुझे जब पता चला कि रघु पासवान रोज लिजो के लिए हर महीना 50,000 रुपए लाता है, तो मैं जब उससे पूछा कि किस बात का पैसा, तो मुझे पता चला कि थॉम के साथ नागालैंड में उसका रिलेशन था और उसके साथ उसका एक बच्चा भी था जो कि थॉम खुद भी नहीं जानता था और इसीलिए उसे थॉम की वाइफ की तरफ से पैसा मिलता था। फिर इसी बात का फायदा उठाते हुए ध्रुव रोज को बोलता है कि थॉम को ब्लैकमेल करके 2 करोड़ रुपीस लेकर आने के लिए, नहीं तो वो ये बात सभी को बता देगा। और इधर हमें ये भी पता लगता है कि दरअसल ध्रुव का डैड का बिजनेस कर्जे पर था, इसीलिए उसे बहुत पैसों की जरूरत थी और रोज लिजो इसके लिए मान भी गई थी, इसीलिए ध्रुव ने उसे उस रात नागालैंड सदन के बाहर छोड़ा था और उसे सिर्फ पैसा लेकर बाहर आना था, पर उसके बाद नागालैंड सदन के अंदर क्या हुआ इस बारे में वो नहीं जानता। और ध्रुव कहता है हो सकता है रोज ने थॉम को मार के रघु के साथ भाग गया होगा। इधर अब नागालैंड के पुलिस को जंगल के अंदर रोज लिजो बहुत ही घायल हालत में मिलती है, क्योंकि उसे थॉम के बॉडीगार्ड ने शूट कर दिया था और वो खाई में गिर गई थी। फिर पुलिस रोज लिजो को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और दूसरी तरफ थॉम के बॉडीगार्ड अभी भी जंगल में ही घूम रहा था और वो रोज को ढूंढ रहा था।
फिर इधर मेघना जब हाथीराम को फोन करके रोज लीजो की मिलने की खबर देता है तो हाथीराम फिर से नागालैंड निकलने की तैयारी में लग जाता है। पर इस बार उसकी बीवी उससे बहुत नाराज थी, तो हाथीराम उसकी बीवी को बोलता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, पर इस बार सभी मिलके मुझसे झूठ बुलवा लिया कि सभी गलती अंसारी का था। तो इस बात के लिए मुझे बहुत पछतावा हो रहा है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं नागालैंड जाकर इस केस को सॉल्व करूँ और सारा सच को बाहर निकालूं। जिस बात को हाथीराम की बीवी भी समझती है और वो भी इसके लिए मान जाती है। इधर नागालैंड पुलिस और मीडिया को लग रहा था कि रूबेन थॉमी एसीपी अंसारी का मर्डर किया है, इसीलिए वो रूबेन को ढूंढ रहा था। जहां पर कपिल रेड्डी रूबेन को फोन करके बताता है कि तुम सरेंडर कर दो, मैं बेल पर तुम्हें छुड़ा लूंगा। पर कपिल रेड्डी का असली मतलब कोई और ही था, इसीलिए रूबेन उसके बाद नहीं मानता। फिर इधर हम रोज लीजो को हॉस्पिटल के अंदर काफी बुरी हालत में देखते हैं, जहां पर उसकी बचने का चांसेस बहुत ही कम था और यहीं पर 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 6th एपिसोड की शुरुआत में हम फ्लैशबैक में एक लड़की को सुसाइड करते हुए देखते हैं, जो कि रूबेन की बहन थी। अब कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो हाथीराम फिर से नागालैंड पहुंच जाता है, जहां पर वो पहले ही रोज से मिलने के लिए उस हॉस्पिटल में जाता है जहां पर रोज एडमिट था। जहां पर मेघना से उसे पता चलता है कि रोज लीजो का जिंदा रहने की चांस 50-50 है। तभी उसी वक्त हम लोग थॉम के बॉडीगार्ड डैनियल को भी देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुका था और उसे भी पता चल चुका था कि रोज यहां पर एडमिट है। दूसरी तरफ टीवी में एक न्यूज दिखाया जाता है, जहां पर एक बिजनेसमैन की डेथ की खबर दिखाया जाता है, जिसे कि हाथीराम कपिल रेड्डी के होटल में देखा था। इसीलिए वो इस बारे में पता लगवाने के लिए उसके घर पर जाता है, जहां से उन्हें पता चलता है कि कपिल रेड्डी सब बेच के यूरोप शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। इसीलिए वो विर्क को फोन करके कपिल रेड्डी के कुंडली निकलवाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ थॉम के पार्टी के सभी लोगों को रोज के लोकेशन के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो लोग हॉस्पिटल के बाहर आकर हंगामा करने लगता है, जहां पर हाथीराम और मेघना मिलके सभी लोगों के साथ फाइट करके बहुत मुश्किल से रोज को वहां से बचाकर किसी सेफ जगह पर ले आता है। और इसी दौरान हाथीराम भी बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है, इसीलिए उसे जब डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे यूरिक एसिड के प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जिसका मतलब है जिन लोगों का यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वो लोग अगर ज्यादा पिएंगे तो उन लोगों को लंगड़ा के चलना पड़ेगा। और इसी बात से हाथीराम को फिर से रोज के वो डॉक्टर का बात याद आता है और फिर वो जल्दी से उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है, जहां उसे थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने के बाद वो बताती है दरअसल वो और रोज एक ही साथ प्रेग्नेंट था, पर डिलीवरी के टाइम उसका बच्चा मर गया था और रोज का बच्चा बच गया था। इसीलिए रोज उस बच्चे को मेरे पास रख के गया था, मेरा बच्चा बोल के, क्योंकि बाहर इस बच्चे का जान का खतरा था, क्योंकि ये बच्चा थॉम का था। और वो ये भी बताता है कि दरअसल स्टेशन पर पैसा लेने के लिए मैं ही जाती थी, जिसमें से 50,000 रुपए रोज के लिए था और दूसरा 50,000 रोज के बच्चे के लिए था। और ये पैसा थॉम नहीं बल्कि उसकी वाइफ देती थी थॉम के अफेयर्स को छुपाने के लिए। और यहाँ से हाथीराम को ये भी पता लगता है कि दरअसल रोज और उसकी बेटी दोनों बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे, रघु पासवान नहीं। पर वो जिस तरह से ड्रग्स के नशे में थी, ये देखते हुए उस डॉक्टर ने उस दिन अंसारी को फोन करके रोज का इन्फॉर्मेशन दिया था। अब हाथीराम जब ये सभी चीज मेघना को बताता है तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करता है कि ये केस को पूरी तरह से समझने के लिए रूबेन थॉम का मिलना बहुत जरूरी है। पर इस बारे में इन्फॉर्मेशन निकलते हुए हाथीराम को पता चलता है कि रूबेन थॉम की बहन और रोज लीजो एक ही स्कूल में पढ़ती थी। और फिर इसी वक्त रूबेन हाथीराम को फोन करके उससे मिलने के लिए बुलाता है और यही पर 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 7th एपिसोड की शुरुआत में हम लोग नागालैंड के अंदर एक ऑर्फनेज में कुछ बच्चे को देख पाते हैं। और फिर जब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हम लोग देख पाते हैं हाथीराम को रूबेन के कुछ गुंडे मिलके उससे मिलने के लिए ले जाता है, जहां पर उन लोगों के पीछे पीछे एसपी मेघना भी जा रही थी, पर थॉम के बॉडीगार्ड्स डैनियल भी उन लोगों का पीछा कर रहा था। फिर हम लोग हाथीराम और रूबेन को बात करते हुए देखते हैं, जहां पर हाथीराम रूबेन को पूछ रहा था कि तुम्हारी बहन किस लिए सुसाइड किया। और जहां तक मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन ने इसलिए सुसाइड नहीं किया कि उसकी पापा ने उसके दोस्त के साथ संबंध बना रहा था, बल्कि इसलिए सुसाइड किया कि थॉम अपने खुद के बेटी के साथ ये सब कर रहा था। असल में रोज लीजो थॉम की ही सौतेली बेटी थी, ये बात उसे पता चल चुका था। फिर जब रूबेन ये सब सुन के भड़क जाता है तो हाथीराम उसे कहता है कि रोज लीजो के साथ थॉम का एक बच्चा भी है और इस राज को छुपाने के लिए तुम्हारी माँ रोज को हर महीने 1 लाख रुपए भेजती थी। फिर ये सब सुन के रूबेन भी सच बताने लगता है, जहाँ पर वो बताता है कि मेरे पापा बहुत बुरे इंसान थे और वो इतना नीचे गिर गया था
कि वो मेरी माँ को भी चीट कर रहा था। और यहाँ पर रूबेन और भी कुछ बता पाता उससे पहले ही एक स्नाइपर से उसे मार दिया जाता है, जिससे कि रूबेन यहीं पर मारा जाता है। और ये मर्डरर कोई और नहीं बल्कि थॉम के ही बॉडीगार्ड डैनियल था। अब इधर रूबेन के सभी लोग हाथीराम को ही सस्पेक्ट मान के उसके ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि उस टाइम पर हाथीराम और रूबेन के अलावा उस रूम में कोई नहीं था। और उसी समय वहाँ पर मेघना आ जाती है और ये दोनों मिलके रूबेन और उसके सारे गुंडे को मार देता है। और मेघना जब उसकी सीनियर से मिलके बताती है कि रूबेन को हम लोगों ने नहीं मारा बल्कि कोई और ने मारा, जहाँ पर उसकी सीनियर ऑफिसर कहता है रूबेन के मरने के बाद हमारा केस सॉल्व हो गया, अब तुम इस बारे में ज्यादा ध्यान मत दो। अब रूबेन की मौत की खबर सभी जगह पर फैल चुका था और रूबेन की माँ को भी पता चल चुका था, जिससे कि वो बहुत दुखी था। उसके बाद वीर हाथीराम को कॉल करके बताता है कि रेड्डी के खिलाफ एक ड्रग्स केस दर्ज तो हुआ था, पर रेड्डी ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो फाइल को ही गायब कर दिया था, जिससे कि हाथीराम को रेड्डी के ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगता है। इधर रोज से मिलने के लिए उसकी माँ हॉस्पिटल पर आई थी और वो रोज की ऐसी हालत देखकर काफी दुखी होता है। इधर दूसरी तरफ रघु पासवान के बेटे गुड्डू को लेने के लिए उसके दादा दादी आए थे हाथीराम के घर, और वो लोग हाथीराम के बीबी को बताता है कि वो लोग किसी काम की वजह से फंस गए थे, इसीलिए तभी नहीं आ पाए थे, पर अब वो लोग गुड्डू को अपने साथ ले जाना चाहता है। जहाँ पर हाथीराम की बीबी उन लोगों को बताता है कि मेरे पति अभी बाहर गए हुए हैं, उसके आते ही आप लोग गुड्डू को ले जाना। दूसरी तरफ हाथीराम मेघना को बताता है कि रूबेन मरने से पहले मुझे बता रहा था कि थॉम कभी भी उस बिजनेस समिट में शामिल नहीं होना चाहता था, पर थॉम की किसी करीबी दोस्त ने उसकी 60 करोड़ का माल पकड़ा दिया था। और मुझे लगता है कि वो दोस्त रेड्डी ही हो सकता है, क्योंकि रेड्डी के अलावा थॉम के सारे बिजनेस के बारे में किसी को पता नहीं था। अब इसी टाइम पर मेघना को स्नाइपर जिस गाड़ी में आया था उसकी डिटेल्स मिल जाती है, जहां पर पता चलता है कि स्नाइपर कोयम्बटूर टूर एंड ट्रैवल्स के कार में आया था, जो सुनकर हाथीराम सीधा बिट्टू रहमान का आकर पकड़ता है, क्योंकि वो भी कोयम्बटूर टूर एंड ट्रैवल्स में कार सप्लाई करता था। फिर यहाँ पर हाथीराम बिट्टू को बहुत मारता है, जिसके बाद वो बताता है कि दरअसल थॉम के बॉडीगार्ड डैनियल उस दिन कार लेकर गया था और उसने मुझे बोला था कि अगर मैं इस केस के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वो मेरा केस माफ करवा देगा, उसके बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टेक्ट है। फिर यहाँ से जब सीन शिफ्ट होता है तो हम वीर को देखते हैं, जो कि डैनियल के गर्लफ्रेंड को जाके पूछता है कि तुमने उस दिन हम लोगों को झूठ क्यों बोला था कि उस रात डैनियल तुम्हारे साथ था। तब वो लड़की बताती है कि उस दिन डैनियल मेरे पास सिर्फ रात के 11 बजे तक था और उसके बाद डैनियल का एक फोन आया था और वो वहाँ से निकल गया था। और वो ये भी बताती है डैनियल किसी लांचोबा नाम की जगह से हैं, जहाँ के लोग अपने लीडर को कभी नहीं मार सकता, इसीलिए मुझे यकीन है कि डैनियल ने थॉम को नहीं मारा। पर वीर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो भी डैनियल को शक करने लगता है। और फिर वीर जब हाथीराम को फोन करके ये सभी बातें बताता है तो हाथीराम इस बारे में पता लगवाने के लिए चर्च में जाकर डैनियल्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि डैनियल्स के मम्मी पापा बचपन में ही मर चुके थे और उसे बचपन से ही ऑर्फनेज में केन नाम के किसी आदमी ने पला बड़ा था। और यहाँ से हाथीराम को समझ आ जाता है कि डैनियल का लीडर थॉम नहीं बल्कि केन है, और केन के कहने पर ही डैनियल ने शायद थॉम को मारा था। फिर हाथीराम मेघना को फोन करके ये सभी बात बता रहा था, पर तभी मेघना को डैनियल ने किडनैप कर लिया था और उसे गन पॉइंट पर रखा था। और मेघना जब कॉल पर हाथीराम से हेल्प मांगता है तो डैनियल उसे उसी वक्त मार देता है और यहीं पर 7th एपिसोड खत्म हो जाता है। अब 8th एपिसोड की शुरुआत में हम लोग फ्लैशबैक के अंदर रोज को देखते हैं, जहाँ पर वो ड्रिंक करके कहीं जा रही थी। तभी कुछ लोग जब उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर रघु पासवान पहुँचता है और उसे बचा लेता है और तभी से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो हम देख पाते हैं कि नागालैंड समिट सक्सेसफुल हो चुका है और इसीलिए यहाँ की डेवलपमेंट भी होने वाला था, जिस वजह से यहाँ के सभी लोग बहुत खुश थे। इधर हाथीराम अब डैनियल का लोकेशन पर पहुँच जाता है, जहाँ पर डैनियल ने ऑलरेडी मेघना को मार डाला था। तो अब इधर हाथीराम और डैनियल के बीच में पहले तो बहुत गोलीबारी होती है और बाद में एक दूसरे से फाइट होता है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को बहुत मार रहा था। पर आखिर में हाथीराम डैनियल को मार डालता है और उसे मारने के बाद हाथीराम को एक अलग ही खुशी मिलता है, क्योंकि उसने अंसारी का खूनी को मार डाला था। पर एसपी मेघना के मौत के लिए उसे बहुत बुरा लगता है। अब अगले दिन हाथीराम थॉम मर्डर के असली मास्टरमाइंड केन के पास जाता है और
और उसे पूछता है कि आपने थॉम को क्यों मरवाया था, जिसपे केन को पता चल जाता है कि हाथीराम को सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए वो अब सारी बात बताने लगता है। दरअसल थॉम नागालैंड समिट में आना नहीं चाहता था और इसी बात को लेकर उस रात थॉम और रेड्डी के बीच में लड़ाई हो गया था और इसी वजह से मुझे डर था कि थॉम के वजह से कहीं नागालैंड समिट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं उस रात थॉम के रूम पर गया था और उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं समझे और इसीलिए मैं थॉम को मार डाला और बाद में मैं और डैनियल दोनों मिलके प्लान करके इस मर्डर को एक पॉलिटिकल मर्डर दिखाया, पर आखिरकार तुमने मुझे पकड़ ही लिया। ये सभी सुन के हाथीराम केन को बताता है कि मैं कभी नहीं सोचा था कि आप किसी का मर्डर कर सकते हो और मैं ये सारा सच बाहर जाकर सभी लोगों को बता दूंगा। जहाँ पर केन हाथीराम को बताता है कि अगर तुमने ये बात बाहर जाकर सभी को बताया तो नागालैंड के सभी लोग फिर से दंगे में उतर आएंगे और जिससे नागालैंड समिट का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने सभी का भलाई के लिए ही थॉम को मारा है और ऐसे भी वो एक स्मगलर था। जहां हाथीराम भी इस बात से एग्री होता है और वो भी अपने घर जाने की तैयारी में लगता है क्योंकि उसे अब सारे जवाब मिल गए थे और वो अंसारी का मर्डर का भी बदला ले चुका था। पर घर जाते जाते आइजैक हाथीराम को बताता है कि रोज की हॉस्पिटल पर ही मौत हो चुका है और रघु पासवान को भी हाथीराम अभी तक ढूंढ नहीं पाया था, इसीलिए हाथीराम को बहुत बुरा लगता है। फिर जब हाथीराम घर पहुंचता है तो देखता है कि गुड्डू के पेरेंट्स गुड्डू को लेने के लिए आए थे, तो हाथीराम और उसकी बीवी मिलके गुड्डू को उन लोगों के साथ भेज देता है। अब अगले दिन हाथीराम रघु का पता लगवाने के लिए जब सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है रघु रोज को ले जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा में आया था। तो हाथीराम तुरंत उस ऑटो रिक्शा की ऑनर के बारे में पता लगवाता है, जहां पर हाथीराम को देखते ही वो ऑटो रिक्शा वाला ऑनर भागने लगता है, पर हाथीराम उसे कैसे भी करके पकड़ लेता है और उसके बाद वो ऑटो रिक्शा वाला बताता है कि दरअसल रघु उस दिन किसी लड़की को स्टेशन छोड़ने के लिए मेरा ऑटो लेकर गया था और जिसके बदले में उसे 5 लाख रुपए मिलने वाला था और उसमें से वो मुझे 10,000 रुपए देने वाला था। पर उस दिन रघु जब उस लड़की को छोड़ के वापस आया तो मुझे मेरा पैसा नहीं दिया और इसी वजह से हम लोगों के साथ उसका लड़ाई हो गया था, जिसमें गलती से हम लोगों ने रघु को जान से मार डाला और उसे खेत में दफना दिया। अब वो लोग हाथीराम को उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर उन लोगों ने रघु को दफनाया था। अब वहां से हाथीराम को रघु पासवान के कुछ सामान मिलता है और हाथीराम इन लोगों को बताता है कि रघु को उस दिन 5 लाख रुपए नहीं मिले थे, इसीलिए वो तुम लोगों का 10,000 नहीं दे पाया था और तुम लोगों ने उसे खामका मार डाला। फिर हाथीराम और वीर्क जब एक साथ बात कर रहा था तो वीर्क बोलता है कि रोज को थॉम 2 करोड़ रुपीस देने वाला था, पर वो पैसा आखिर गया कहाँ। तभी एक बच्चे के हाथ में फटा हुआ एक नोट देखकर हाथीराम को याद आता है कि शायद थॉम रोज को हवाले के थ्रू पैसा भेजने वाला था, इसीलिए वो जल्दी से रघु और रोज का सभी सामान चेक करता है, जिसमें से हाथीराम को एक फटा हुआ नोट मिलता है और दरअसल यही वो नोट था जिसके बदले में रोज को हवाले के थ्रू पैसे मिलने वाला था। तो हाथीराम उस नोट को लेकर जीतू की मदद से जल्दी से हवाले के पैसे एक्सचेंज करने वाले के पास जाता है और जहां हाथीराम को उस नोट के बदले 2 करोड़ रुपीस मिलता है, पर वो सिर्फ उसमें से 5 लाख रुपए लेकर जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है और गुड्डू के दादा दादी के हाथ में वो पैसा देता है जो कि उन लोगों का हक का पैसा था। फिर हाथीराम को सुकून आता है क्योंकि उसने अब ये केस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। और यही पर 8th एपिसोड खत्म होने के साथ साथ पाताल लोक सीजन 2 वेब सीरीज खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो पर किसी मूवी या वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।